ठीक। और सोल्व करते हैं इसको आगे। या एक वैल्यू है अपने पास, a की वैल्यू कितनी है b√3, यहाँ पर टप करते हैं a की जगह कितना रख दिया है b√3 बराबर 3c, यहाँ लिख देना चूंकि a बराबर क्या है b√3। ठीक, तो a की जगह हमने उसकी वैल्यू रख दी। फिर हम करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या कर दिया, फिर हमने दोनों पक्षों का वर्ग। यहां ध्यान से समझना, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं तो b का वर्ग कितना हो गया है b²√3 का वर्ग 3, 3 का वर्ग 9, c का वर्ग c², तो b² 9c², 3 आएगा इसके बटे में, 3 से 9 कटता है 3 बार, तो b² किसके बराबर हो गया है 3c², तो b² 3 फिर इसके बटे में आएगा। ठीक, अब यहां फिर देखो कि b²/3 बराबर c², इससे हमें क्या क्लियर हो रहा है कि b²/3 यानी कि b² में किसका भाग जा रहा है 3 का, तो यहां लिखते हैं चूंकि b² 3 से विभाजित है इसलिए b 3 से विभाजित होगा। अब थोड़ा ध्यान से समझो यहाँ पर, ठीक, कि मैं आपको यहीं से समझाया था, वापिस शुरुआत से समझने का कोशिश करो। √3 को हमने पहले p/q के रूप में माना था, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। हम ये भी मान रहे थे कि p और q में एक के अतिरिक्त कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड है और उसको हमने काट दिया है, तो √3 किसके बराबर आया था a/b, जहां p और b क्या हो गए सहभाजी, यानी कि उसमें एक के अतिरिक्त कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं था। अब हम आगे बढ़ते हैं, b√3 बराबर a। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग किया है तो b² × 3 = a², तो b² a²/3। इससे हमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि a² किससे विभाजित हो रहा है 3 से, तो a भी किससे विभाजित होगा 3 से। अगर a में 3 का भाग जा रहा है तो स्वाभाविक है कोई ना कोई उत्तर आता है, तो उस आंसर को हमने क्या रेट कर दिया c, यानी कि a को हम जब 3 से भाग लगा तो c एक नया आंसर आता है, और c क्या है यहाँ पर पूर्णांक। फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्रॉस गुणा किया जैसे इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 है a का इधर और इसका इधर, a बराबर 3c, a का मान क्या था b√3, वो हमने पुटअप किया है। फिर दोनों पक्षों का हम वर्ग करते हैं, b का वर्ग b², 3 का वर्ग √3 का वर्ग 3, 3 का वर्ग 9, c²। ठीक, b² 3 इसके बटे में 9 को हम 3 से विभाजित करते हैं 3 बार, b² 3 इसके फिर बटे में आ सकता है c², तो b²/3 का मतलब क्या हुआ है कि b² में अगर 3 का भाग जा रहा है तो स्वाभाविक है b में भी किसका भाग जाएगा 3 का। अब इस चीज को आप ध्यान से समझो कि यहाँ तो हम ये कह रहे थे कि a और b में एक के अतिरिक्त कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था, भाई हमने वहां क्लियर किया था। लेकिन जैसे हम आगे बढ़े तो यहाँ पर भी a में किसका भाग जा रहा है 3 का, यहाँ b में भी किसका भाग जा रहा है 3 का, मतलब a और b में एक और आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा नजर आ गया यहाँ पर 3। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, हमने यहाँ क्लियर कर दिया था कि a और b में एक के अतिरिक्त कुछ भी घनिष्ठ नहीं है। लेकिन यहाँ पर a 3 से विभाजित हो रहा है, यहाँ भी किससे विभाजित हो रहा है 3 से, तो ऐसा क्यों हुआ है उसका हम कारण देखते हैं। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हमने जो कल्पना की थी वो उल्टी की थी, हमने शुरुआत में उसको गलत माना था। इसको हम थोड़ा सा लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मैंने आपको कहा है क्वेश्चन ज्यादातर थ्योरेटिकल है। अब इसमें आपको यहाँ से क्या लिखना है, आप इसको आसानी से अपनी बुक में फेयर कॉपी में नोट करना, मैं अब इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ। अब यहाँ तक तो हम लिख दिए थे कि a और b में यहाँ पर कौन सा आ गया आपके एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा आ रहा है 3 आ रहा है। यहाँ हम लिखते हैं कि a चूंकि a और b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। कितना आ रहा है इसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, लेकिन ये तो होना नहीं चाहिए था, तो ऐसा क्यों हुआ है एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा आ गया है 3, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास
प्राप्त होता है कि प्राप्त होता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्या लिखा हमने कि यहाँ हमने देखा कि ए में भी 3 का भाग जा रहा है, बी में भी जा रहा है, मतलब ए और बी में उभयनिष्ठ कौन सा आ गया है 3। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में वहां हमने देखा था कि ए और बी में हम एक क्लियर कर चुके थे कि एक के अतिरिक्त कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, लेकिन यहाँ ए 3 से जा रहा है, बी भी 3 से जा रहा है, 3 उभयनिष्ठ आ रहा है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि हमने वहां तो कहा था कि ए और बी में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ कैसे आ गया है, वो इसलिए आया था। यह विरोधाभास, अब ऐसा क्यों हुआ है तो लिखते हैं, यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है। भाई हमने यहाँ क्लियर किया कि ए में भी 3 का भाग जा रहा है, बी में भी जा रहा है, जबकि स्टार्टिंग में कहा था कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कि ए और बी में एक उभयनिष्ठ कौन सा आ गया 3 आ गया है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी में कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि हमने वहां क्लियर किया था कि ए और बी में एक के तो कुछ भी नहीं, तो यहाँ 3 कैसे आया। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ कि ये विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त हुआ है, इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है। हमने स्टार्टिंग में एक गलती गणना की थी, कल्पना कर ली है कि √3 एक परिमेय संख्या है। ये हमने त्रुटिपूर्ण गणना स्टार्टिंग में कर ली थी कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये जो हुआ है कि ए में भी 3 का जा रहा है, बी में भी 3 का जा रहा है, वो ऐसा क्यों हुआ था, वो ऐसा इसलिए हुआ था कि हमने स्टार्टिंग में एक गलत गणना कर ली थी कि √3 क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम क्या कर सकते हैं, अतः निष्कर्ष निकालते हैं, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि √3 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पर पूर्ण हो जाता है। बस इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा आप इसको करोगे तो हो जाएगा। भाई जैसे इसमें क्या था, सिर्फ ये कर रहा था कि अपरिमेय, लेकिन हम शुरुआत में क्या चल गए थे, उल्टा मान लिया, वो परिमेय थी, उल्टा मानने की वजह से यही हमारे साथ में दिक्कत हुई कि जब हमने किया था इसको कि ए में भी 3 का जा रहा है, बी में, क्योंकि हमने शुरुआत में कह दिया था कि ए और बी में एक के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ए में भी 3 का भाग जा रहा है, बी में भी जा रहा है, लेकिन तो ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा इसलिए हुआ था कि हमने एक त्रुटिपूर्ण यानी कि एक गलत कल्पना कर ली थी। इसकी वजह से क्या हुआ है कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि √3 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है। तो भैया बहन आप इस क्वेश्चन से डरना नहीं है, ठीक, इसको आप आसानी से समझने का प्रयास करना है। अगर एक बार समझ में ना हो तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज कीजिए, आप अपना प्रयास कीजिए। इसी प्रकार से आप √2 √5 √7 √11 √13 इन सभी अपरिमेय संख्याओं को भी आप इसी प्रकार से सिद्ध कर सकते हो। लिखने का क्रम ये रहता है, बस थोड़े बहुत वर्ड चेंज होते रहते हैं, तो आप कोशिश कीजिए। धन्यवाद।